पैंथर्स पार्टी हमेशा ये कहती है कश्मीर को भी अपना हक मिलना चाहिए, लेकिन किसी के हिस्से के ऊपर डाका डाल के आप एक भाई का हिस्सा लेकर अगर दूसरे भाई को देंगे तो किस तरीके से वो घर चलेगा। पैंथर्स पार्टी की शुरुआत जो है वो मेरे फादर ने की थी। यूनियन टेरिटरी बन गई, ताली बजाओ थाली बजाओ। मैं उनसे पूछूंगा कौन इंसान होगा इस दुनिया में जो अपनी डिमोशन के ऊपर खुश होता होगा। उन्होंने अपना मैंडेट भीम सिंह जी को दिया क्योंकि वो छोटे भाई थे। What the existing situation is now and how you think after BJP whether Panthers could be a replacement to it? पैंथर इज द ओनली रिप्लेसमेंट। भीम सिंह जी अब बुजुर्ग भी हो चुके, इसलिए हमने कहा हमने पार्टी से उनको नहीं निकाला है। क्यों बंद हो गया 4G? मुझे बताइए, जस्ट गिव मी वन रीजन व्हाई दिस 4G हैज बीन डिनाइड टू अस। अरे समस्या कश्मीर में होती है और सजा जम्मू के लोगों को देते हैं आप। हमारा डोगरों का मान और सम्मान उसको भी आपने गिरवी रख दिया कश्मीरी हुक्मरानों के समक्ष। लेकिन यहाँ जो तिरंगा फहराता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। स्टेट समाचार के तमाम दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम झुकेगा आसमान की इस कड़ी में। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें, मैं मुख्तसर शब्दों में बताना चाहूँगा कि मौजूदा समय में अगर हम किसी भी खबरिया चैनल को ट्यून करते हैं तो शोर काफ़ी ज़्यादा सुनाई देता है बनस्पत हकीकी तौर पर मुद्दों से जुड़े हुए सवालों को अगर हम देखें। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा ये प्रयास होगा, ये कोशिश होगी और एक तरह की ये कवायद हमने शुरू की है कि उन तमाम ज्वलंत समस्याओं को, ताज़ा तरीन मुद्दों को जो आमजन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं, आप तक बिना किसी लाग लपेट के पहुंचाया जा सके। आज की बात करें तो जम्मू खित्ते में पॉलिटिकली एक भूचाल जैसी स्थिति उस वक्त सामने आई जब पैंथर्स पार्टी में एकाएक ये घोषित कर दिया कि इस पार्टी के वो सर्वसेवा जिन्होंने पैंथर्स पार्टी की नींव रखी जम्मू कश्मीर में, प्रोफेसर भीम सिंह, उन्हें पार्टी ने पार्टी से रुखसत कर दिया। कारण गुपकार गठबंधन में उनकी शिरकत को बताया गया। इस तमाम मुद्दे पर और भी वो तमाम सवाल जो जुड़े हुए हैं जम्मू के उस राजनीतिक पटाक्षेप से जो कहीं ना कहीं जम्मू खित्ते के हितों की बात करता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैंथर्स पार्टी के मौजूदा चेयरमैन हर्षदेव सिंह साहब, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि एकाएक आज जिस तरीके से आपने ये घोषित किया कि प्रोफेसर भीम सिंह इज़ नो मोर इन द पार्टी, इट वाज क्वाइट काइंड ऑफ एक सेटबैक था एक आम आदमी के लिए जो जम्मू के हितों को समझता है या थोड़ा बहुत जागरूक है। तो ऐसा क्यों कर हुआ कि एक ऐसा शख्स जिसने आपको एक राजनीतिक आधार दिया आज पार्टी से बाहर है? देखिए, पार्टी से बाहर नहीं है, पार्टी के जो पैटर्न की पोस्ट से उनको जो है वो आज़ाद किया उनको। जी, एक फैसला पार्टी ने ये लिया था कि कोई भी हमारी पार्टी का शख्स जो है गुपकार डिक्लेरेशन की जो मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि जम्मू का सेंटिमेंट जो है इस वक्त वो उससे हर्ट होगा। जम्मू के लोगों में एक भारी रोष है इस वक्त, जिस तरीके से एक गैंग बनाया गया है। और यहाँ कहना कोई ज़्यादा मैं ज़रूरी नहीं मानता हूँ कि लोग उसको जो है राष्ट्र विरोधी भी वहाँ बात कर रहे हैं कि वहाँ बातें की जा रही हैं। तिरंगे का अपमान करने वाले उसमें हैं, नेशनल सिंबल्स का जो खुलेआम जो चुनौती दे रहे हैं नेशनल सिंबल्स को, वो भी वहाँ शामिल हैं। और जम्मू के लोगों ने आउटराइटली रिजेक्ट किया उनका जो भी प्रपोजल था। अब उन्होंने यहाँ एक मीटिंग बुलाई थी जम्मू के अंदर, जिसमें पार्टी ने ये फैसला लिया था कि इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा हमारी पार्टी की तरफ से। और ये फैसला जो है वो भीम सिंह जी को भी कन्वे किया गया था कि इसमें पार्टिसिपेट करने से ही जम्मू के लोग जो है उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। जम्मू के लोग नहीं चाहते इस वक्त कि आप ऐसी जो डिसीजंस हो रहे हैं
जो एंटी जम्मू हैं, जो राष्ट्र के भी हित में नहीं हैं, उनमें किसी राष्ट्रवादी पार्टी की शमूलियत हो। लेकिन उसके बावजूद भी भीम सिंह जी ने वहाँ पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से पार्टी में एक जो है, लोगों में एक पार्टी जो लीडरशिप है उसने फील किया कि उनको ने पार्टी का जो डिसीजन था उसको उन्होंने वायलेट किया है और जम्मू के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। जहाँ तक बात रही आपकी कि उन्होंने लाया, बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैंथर्स पार्टी की शुरुआत जो है वो मेरे फादर ने की थी, जो भीम सिंह जी के बड़े भाई थे, और उनको टिकट मिला था 1977 में कांग्रेस का, मेरे पिताजी को। उन्होंने अपना मैंडेट भीम सिंह जी के इशू होने के बाद भीम सिंह जी को दिया, क्योंकि वो छोटे भाई थे। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, मुझे मैंडेट नहीं दिया गया, तो एक इशू हुआ मैंडेट उन्होंने इनको दिया था। और कांग्रेस के मैंडेट के ऊपर उस वक्त भीम सिंह जी 77 में जीते, जो मेरे पिताजी ने दिया था उनको। फिर उन्होंने जब पैंथर्स पार्टी बनाई, तो पैंथर्स पार्टी में जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से भीम सिंह जी लड़ते थे उसको मेरे फादर ही लुक आफ्टर। आज जहाँ जितने भी लोग हैं पार्टी के, वो सारे के सारे मेरे फादर की वजह से, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं उनको लोग पूछते हैं अपने इलाके में आज भी। आज वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया है लोगों के लिए, आवाम के लिए, पूरे ज़िला उधमपुर में, उनकी चर्चा ये होती है कि आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ है जिसने लोगों की खातिर अपना सर्वस्व दिया। अगर आप पूछेंगे किसी को भी, तो आज भी उधमपुर में बताएंगे ठाकुर दास जी, उनका नाम जो है वो आज भी जगह जगह लिया जाता है, हर गांव में लिया जाता है। तो उन्होंने हमें एक प्रेरणा दी थी कि जो सही लगे उसके ऊपर चलो, ठीक रास्ते के ऊपर चलो, सिद्धांतों के ऊपर चलो। अब हम जम्मू की बात करते हैं और फिर जाके हम जम्मू के लोगों के जज्बात के खिलाफ जाकर वहाँ पहुँच के उनकी पैरवी करते हैं, उनके एजेंडे की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जो है वो जम्मू के लोगों के जज्बात को पिंच भी करता है, उसको हर्ट भी करता है। इसलिए पार्टी ने फैसला किया। मेरे साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बलवंत सिंह मनकोटिया थे, यशपाल कुंडल थे, जो हमारे एमएलएज हैं, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, वो बैठे हुए थे। और सब ने ये सोच विचार के ये फैसला लिया कि आप भीम सिंह जी जो हैं वो फैसला जो भी लेते हैं तो वो अधिकार जो है अब नहीं होना चाहिए। भीम सिंह जी अब बुजुर्ग भी हो चुके हैं, देखिए आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, और एज फैक्टर भी है। कभी कभी ऐसा डिसीजन भी उनसे हो जाता है जो शायद जम्मू के हित में ना हो, जम्मू के लोगों के या पार्टी के हित में ना हो, और पार्टी की फिलॉसफी के अगेंस्ट हो। तो इसलिए हमने कहा, हमने पार्टी से उनको नहीं निकाला है। ये जो आपने कहा है कि पार्टी से रुखसत कर दिया, ऐसी बात नहीं है। उनको हमने कहा है कि जो पैटर्न का पद है वो जो है उसके ऊपर पैटर्न नहीं रहेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, वो डिसीजन जो है वो। हाँ जी, हम अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक तरह से ये बात स्पष्ट हो गई कि भीम सिंह को पार्टी से बाहर नहीं किया गया, लेकिन जहां बैठकर वो फैसले ले सकते थे उस पद से उनको हटा दिया गया। इससे पहले कि मैं गुपकार गठबंधन की तरफ आऊं, मेरा एक और बड़ा अहम तरीन सवाल यहाँ पर है। बेशक ये जो बात आपने दर्शकों और श्रोताओं को बताई है कि आपके वालिद का भी एक बड़ा योगदान रहा, निस्संदेह ऐसा होगा। लेकिन अगर हम प्रोफेसर भीम सिंह की शख्सियत को लेकर मैं एक बार फिर आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा। एक ऐसा नेता, हम यासिर अराफात से शुरू हो जाएं, सद्दाम हुसैन तक चले जाएं, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो उनकी पहचान थी, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में एज एन एडवोकेट जो उनकी पहचान थी, इंडो पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर उनकी लिखी गई किताब, और जिसके बाद एक ऐसा सेटअप बनकर जो है दोनों देशों की सरकारों के सामने आया कि किस तरीके से जेलों के अंदर, दोनों देशों की जेलों के अंदर कैदियों पर नाहक के मुकदमे ठोके गए हैं। तो एक बड़ा पॉलिटिकल अप्रोच उनका रहा है शेख अब्दुल्ला के ज़माने से। मैं ये मान लेता हूँ कि आज प्रोफेसर भीम सिंह पार्टी से बाहर नहीं है, और आपने उसके साथ ये भी जोड़ा कि एक वक्त होता है, आज वो
करीब करीब 80 साल के हो चुके हैं, तो शायद उन्होंने ये फैसला लेते वक्त या जाते वक्त इस चीज़ को उतनी संजीदगी से नहीं लिया होगा कि इस पर पार्टी क्या संज्ञान लेगी। लेकिन क्या उनकी वो तमाम जो अचीवमेंट्स हैं उनको दरकिनार किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन एक वक्त होता है जब हर आदमी को रिटायर होना है। हम हमेशा के लिए नहीं रह सकते किसी भी जगह के ऊपर। और फिर जब पार्टी ये समझती है कि अब कुछ ऐसे डिसीजन से या ऐसे एक्शन से हमारी पार्टी जो है वो जो हमारा मकसद था उससे हट रही है, लोगों में साख इसकी वजह से जो है वो गिर रही है या इसकी वजह से गिरने के इम्कानात हैं और डिविएट हो रहे हैं हम अपने स्टैंड से। देखिए, पैंथर्स पार्टी इसलिए जानी जाती है कि जम्मू के लोगों को जब भी कोई मुश्किलात आई है तो पैंथर्स पार्टी खड़ी हुई है। 6 साल से लगातार कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हमने कोई ना कोई मुद्दा जो है वो उठाया नहीं होगा। यहाँ कश्मीर में उठाए, जम्मू में उठाए, दिल्ली में जाकर पार्लियामेंट के समक्ष जाकर उठाए, जंतर मंतर में उठाए और एक एक मुद्दे के ऊपर जो है वो हमने लड़ाई की जम्मू के कॉज के लिए। अब जम्मू के लोगों को एक भरोसा जो है वो बना हुआ है पैंथर्स पार्टी से, माफ़ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आत्मसमर्पण किया, 25 MLA थे, बड़ी छाती पीटने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया, आज उनकी क्या हालत है लोग देख रहे हैं ना। आज भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है क्योंकि उन्होंने एक विश्वासघात किया है। पैंथर्स पार्टी वो विश्वासघात नहीं करना चाहती है। पैंथर्स किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती है। चलिए अब तीसरे सवाल पर आते हैं, गुपकार गठबंधन। निस्संदेह जैसे आपने महबूबा मुफ्ती का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने ये जरूर कह दिया कि तिरंगे का अपमान हुआ, ये एक बड़ा कारण था कि गुपकार के साथ पैंथर्स नहीं जुड़ना चाहते। पर ये एक ना राजनीतिक गलियारों में अगर हम पिछले कई दशकों से देखें तो एक बड़ा एक साधारण सा एक्सक्यूज़ रहता है किसी भी चुनावी नतीजे के बाद जब दो परस्पर विरोधी पार्टियां त्रिशंकु जनादेश का हवाला देकर एक हो जाती हैं। और पैंथर्स भी कभी, चाहे वो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या पीडीपी की बात करें, सत्ता में भागीदार रही है। बिल्कुल। आज वही पैंथर्स पार्टी ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती है कि हम गुपकार के साथ, उस गठबंधन के साथ किसी तरीके का कोई सरोकार नहीं रखना चाहते क्योंकि जम्मू के हितों की बात है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि निकट भविष्य में अगर कोई ऐसा जनाधार बनता है जिसमें आप कश्मीरी अवाम जो है उसके ग्राउंड लेवल के सेंटीमेंट्स को भी अगर हम ध्यान में रखें और जो जम्मू के हितों की बात है, क्योंकि जब भी चुनावी नतीजे आएंगे तो गठबंधन से ही सरकारें बनती रही हैं जो अब तक का इतिहास है, उस वक्त पैंथर्स का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, कश्मीर के कोई खिलाफ नहीं है यहाँ। अगर इसको इंटरप्रेट ऐसे किया जाता है, जब हम जम्मू की बात करते हैं तो अक्सर कह दिया जाता है ये पता नहीं एंटी कश्मीर हैं। पैंथर्स पार्टी हमेशा ये कहती है कश्मीर को भी अपना हक मिलना चाहिए, उनका जो ड्यू शेयर है वो उनको मिलना चाहिए। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और उनके भी कुछ राइट्स हैं, जो राइट्स हमारे हैं वही राइट्स उनके हैं। संविधान ने एक जैसे अधिकार उनको भी दिए हैं। लेकिन किसी के हिस्से के ऊपर डाका डाल के आप एक भाई का हिस्सा लेकर अगर दूसरे भाई को देंगे तो किस तरीके से वो घर चलेगा, वो परिवार चलेगा, वो फैमिली चलेगी। होगा जी, न्यायोचित नहीं होगा, न्यायोचित नहीं होगा वो। इसलिए हम कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट है, इक्विटेबल ट्रीटमेंट, यानी कि वो होना चाहिए। जो उनका बनता है वो उनको अधिकार दीजिए, जो हमारा बनता है वो हमें दे दीजिए। लेकिन हमारे साथ कई सालों से इनजस्टिस हुआ है। हम रहे, जब मैं मिनिस्टर रहा तो मेरे से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपने क्या किया जम्मू के लिए, ज़रूर पूछे जाने चाहिए और हर आदमी को उसका जवाब भी देना है। और तालीम एक बड़ा अचीवमेंट आपका आता है अगर हम उस मुद्दे और पे बात 11,000 मैंने स्कूल बनाए, जिसमें से 5,500 स्कूल मैंने 5,500 से ज़्यादा स्कूल मैंने जम्मू में खोले। मुझे बताइए आज तक किस मिनिस्टर ने 10% से ज़्यादा हिस्सा, 20% से ज़्यादा हिस्सा जम्मू को दिया है? बताइए, सबका रिकॉर्ड खोलिए। आजकल तो बड़ा एक ओपन सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट है, आप RTI लगाइए और ले लीजिए, सारा रिकॉर्ड लीजिए। 22 डिग्री कॉलेज खोले मैंने, 12 जम्मू में खोले। मैंने इसलिए नहीं कि मुझे वहाँ काम देने थे या यहाँ ज़्यादा देने थे, मैंने इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता था कि जम्मू में ज़रूरत है और जम्मू के साथ हमेशा ही भेदभाव होता रहा है। लेट अस कंपनसेट इट सम वे और द अदर, दैट वाज द मेन रीज़न। और इसलिए मैंने कहा
कि जब हम बात करते हैं कि जम्मू के साथ अन्याय है, जम्मू के साथ भेदभाव है, और हम कुर्सी के बैठकर हम भी वही अगर करेंगे तो फिर हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि हम सवालिया निशान किसी दूसरे के ऊपर। Harshi, we got it, and undoubtedly, whatever the stance you had given, particularly about the Kashmiri politics, it is quite clear now that वो जो खित्तेबाद की राजनीति थी वो आपका एक अहम मुद्दा रहा है। अब मेरा एक और सवाल यहाँ पर, अगर हम मौजूदा परिस्थितियाँ देखें, राजनीतिक जो घटनाक्रम है, एक तरफ मोदी सरकार ने एक अपने अनुभव के साथ या जो थिंक टैंक उनके पास था, एक ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया और स्टेटहुड वापस ले ली, यूटी में इसको टर्न कर दिया, जिसकी खिलाफत आज ये गुपकार गठबंधन जो है, यानी कश्मीर के तमाम वो बड़े सियासी दल जिन्होंने दशकों तक सत्ता भोग लिया है, वो इसकी खिलाफत कर रहे हैं। पैंथर्स की तरफ से आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड है? क्या स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को या जम्मू पर्टिकुलरली आप क्या समझते हैं? क्या ऐसा एंटीडोट है, क्या ऐसा हल होना चाहिए ताकि राजनीति से परे हटकर एक आम आदमी के तमाम मसले मसाइल जो हैं वो हल हो सके? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी पार्टियों का क्या स्टैंड है या कश्मीर बेस्ड पार्टी का, जैसे आप कह रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक जमहूरी निज़ाम बहाल नहीं होगा तब तक स्थिति सामान्य होना बड़ा मुश्किल है। आप बाहर से ब्यूरोक्रेट्स लाते हैं जिनको यहाँ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, यहाँ की ज्योग्राफी की उनको पता नहीं है, यहाँ की टोपोग्राफी की नॉलेज नहीं है, यहाँ का कल्चर, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की लैंग्वेज, लोगों के साथ उनका कोई कनेक्ट ही नहीं होता है। एक बाबू जो है वो सिर्फ आता है कि मैं अपनी नौकरी करूँगा और जो फाइल मेरे पास आती है मैंने उसको देखना है, लोगों के साथ उसको कोई नहीं है, लोग क्या सोच रहे हैं इसके साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। एक पॉलिटिकल आदमी का एक कनेक्ट मासेस के साथ हमेशा रहता है। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए या आप कोई और ऐसा राजनीतिक हल समझते हैं? देखिए, मुझे बताइए जगदीप जी, जो लोग कहते हैं बड़ा खुश हो जाओ, यूनियन टेरिटरी बन गई, ताली बजाओ थाली बजाओ, मैं उनसे पूछूंगा कौन इंसान होगा इस दुनिया में जो अपनी डिमोशन के ऊपर खुश होता होगा? ये अंधभगत होते हैं। अरे आपकी स्टेट आपसे छीन ली, स्टेट से आपका दर्जा घटाकर नीचे कर दिया, डीसी से आपको पटवारी बना दिया और आप कहते हैं ताली बजाइए। स्टेट्स बड़ी मुश्किल से मिलती है। कैसे मिली? छत्तीसगढ़ को कितनी कुर्बानियां दी, तेलंगाना को, झारखंड को कितने उन्होंने उन लोगों ने स्ट्रगल किया, कितने सैक्रिफाइसेस किए, कितनी कुर्बानियां दी, उसके बाद स्टेट मिलती है। हमारी स्टेट तो बैठे बिठाए हमसे छीन ली। एक दिन ख्याल आता है दिल्ली में बैठे हुए उन लोगों को, और रात को ख्याल आता है, सुबह कहते हैं आपकी स्टेट आपसे चली गई। किसी को पता ही नहीं है, किसी को नॉलेज ही नहीं है। 2 लाइनों का एक रेजोल्यूशन पास किया, यू आर नो लॉन्गर अ स्टेट नाउ एंड यू हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी, जाओ जी। और लोगों को कहा जाता है ताली बजाओ, और ऐसे भी लोग हैं जो ताली बजाना शुरू हो जाते हैं। भाई बहुत शायद ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कोई कि हमको हमारी स्टेट हमसे छीन ली और हमको यूनियन टेरिटरी बना दिया। हर जी, इसी सवाल को मैं थोड़ा और आगे लेके जाना चाहूँगा। इस पे एक बड़ी गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि जैसे अभी आपने भी जिक्र किया, जब हम होना तो ये चाहिए कि खित्तेबाद की राजनीति ना हो, लेकिन ऐसा होता रहा है। अब अगर हम बात करते हैं, जम्मू के एक आम आदमी को ये लगता था कि कश्मीरी आवाम उसके हक का जो पैसा है, जितनी तरह की परियोजनाएं आती रही, जितना पैसा केंद्र सरकारें अब तक की मरकज़ में बैठी सरकारें देती रही, वो कश्मीर को जाता रहा, तो वो खुद को कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करता था। जब आर्टिकल 370 को डिमोलिश करने की बात आई तो उस वक्त जो एक जानकार बताते हैं, जिन लोगों ने मासेस में घूम कर देखा है, उनको ये लगता है कि उस वक्त एक आम आदमी की जम्मू के अंदर ये भावनाएं थी कि चलिए अब कम से कम एक कहीं इंसाफ होगा। लेकिन आर्टिकल 370 के हटने के साथ जो नए कायदे कानून बने, जैसे हम भूमि के साथ जुड़े उन 10 कानूनों की बात कर लें, या हम ऐसे बड़े सारे मसले मसाइल बनते चले जाएंगे जो यूटी के आधार से होंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में एक आम जम्मू का आदमी इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठा सकता है। क्या उसे महसूस होगा कि जो हुआ, जो डिमोशन आप बता रहे हैं, बकौल हर्षदेव जो डिमोशन हुआ, क्या उस पर उसको कोई रियलाइजेशन होगा? देखिए, होना तो चाहिए,
और बहुत सारे लोग महसूस भी कर और रहे हैं इस इसमें बात आप को। टोल प्लाजा को भी जोड़ के रखिएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे कानून हैं। टोल प्लाजा को भी जोड़ दीजिए और 4G को भी जोड़ दीजिए। जी, क्यों बंद हो गया 4G, मुझे बताइए। जस्ट गिव मी वन रीज़न व्हाई दिस 4G हैज़ बीन डिनाइड टू अस। अरे समस्या कश्मीर में होती है और सज़ा जम्मू के लोगों को देते हैं आप। हालात वहाँ ख़राब हो गए, इंटरनेट गांधीनगर में बंद हो गया। यहाँ क्या हो रहा है मुझे बताइए। जम्मू प्रांत में एक शांति का माहौल है। किसी ज़िले में, ऊपर वाला ना करे कोई ऐसी बात हो, लेकिन बिल्कुल शांति है जी। और लेकिन जब यहाँ इंटरनेट मांगते हैं, यहाँ का विद्यार्थी मांगता है, यहाँ का युवा मांगता है कि हमारा इंटरनेट बहाल करो, तो फिर उनको कोई ना कोई कहानी सुना दी जाती है कि भाई आपका इंटरनेट जो है वो नहीं बहाल हो सकता, क्योंकि फ़लाँ जगह ये होगा, फ़लाँ जगह ये हो जाएगा, उधर से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किस तरीके की आप कहानियाँ सुना के यहाँ के लोगों को लॉलीपॉप देने की, कोई ना कोई जो है इशू बनाकर, कोई ना कोई ऐसा बनाकर, और जो ज़्यादा बोलता है उसको कह देते हैं ये राष्ट्र विरोधी हो गया है। टोल प्लाजा, मुझे बताइए जम्मू के लोगों को मिला क्या है? आर्टिकल 370 तो अबॉलिश हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद आपने जो वादे किए थे, आपने कहा था कोई बड़े बड़े बोनांजा यहाँ मिलने वाला है, पता नहीं कितनी लॉटरियाँ यहाँ लग जाएंगी, कितने लोगों को क्या कायाकल्प हो जाएगा यहाँ। लेकिन हुआ क्या मुझे बताइए, क्या मिला जम्मू के लोगों को? मुलाजमत के नाम पर यहाँ के नौजवानों के साथ कितने वादे किए गए, आप सब लोग गवाह हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं। आप जानते हैं कि हर सभा में ये लोग बड़े बड़े ऐलानात करते थे। आप 50,000 नौकरियां आज आ रही हैं, 50,000 अब और इसके अलावा भी 50,000 और क्रिएट हो गई, 1 लाख हो गई। क्या हुआ? एक लिस्ट निकली है 370 को अबॉलिश होने के बाद, और उस लिस्ट में 690 में से 620 लोग कश्मीर के और 70 लोग जम्मू के। ये कहाँ का इंसाफ है? अरे गुपकार का डिक्लेरेशन हम कहते हैं, हम भी आ जाते भाई। आप यहाँ ये फैसला करते कि जम्मू को बराबर का हिस्सा मिलेगा आज के बाद। रखिए ये कि जितना जम्मू के साथ अन्याय हुआ है, जितना डिप्राइव हुआ है जम्मू, हम कंपनसेट करेंगे। आइए महबूबा मुफ्ती, आइए फरूक साहब, उमर साहब, सब आइए और कहिए कि वी आर प्रिपेयर्ड टू कंपनसेट फॉर ऑल द wrongs that have been done with Jammu, all the discrimination that has been doled out to Jammu region. We are prepared to compensate for that. लेकिन वो है ही नहीं। आपके इश्यूज क्या है मुझे बताइए। आज जम्मू क्यों है? जम्मू, मैंने जैसे कहा, जम्मू खिलाफ नहीं है कश्मीर के, ये गलत धारणा है। और पैंथर्स पार्टी तो हमेशा ये कहती रही है, अरे भाई हिस्सा दीजिए, हमारा अधिकार हमको दे दीजिए, जो हमारा बनता है वो तो दीजिए। और अगर हम अपना हक नहीं मान सकते हैं तो हमें लीडरी करने का कोई अधिकार नहीं है, नुमाइंदगी करने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों की लड़ाई अगर हम नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि उस लीडर को पॉलिटिक्स में रहने का कोई अधिकार नहीं है, अपने आप को नुमाइंदा कहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये लोग आके यहां ये है कि ये अगर ये कहेंगे कि हम सिर्फ जम्मू के लोगों को यूज करेंगे अपने एजेंडा को प्रमोट करने के लिए, वो नहीं चलेगा। आपने खुद इस बात को कहा है, किस तरीके से जो फंड जाते रहे हैं कश्मीर में जाते रहे हैं, ज़्यादा उनको कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता रहा है। ठीक है, कश्मीर में भी कीजिए, लेकिन हमारा हिस्सा, उसकी तो आप बात नहीं कर रहे हैं। गुपकार डिक्लेरेशन में आपने मुद्दे क्या रखे हैं? हमारा कौन सा मुद्दा आप लेकर चले? जहां जम्मू इग्नोर होगा वहां हम बात करेंगे और उसको अपोज करेंगे हम। और इसीलिए मैंने कहा, अब जब आपने ये कहा कि भीम सिंह जी वहां उनसे मिले, आजाद से, हमने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो इश्यूज चल रहे हैं, इन इश्यूज के ऊपर चलिए हम जरा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। एक आखिर में मेरे 2 सवाल आपसे और रहेंगे, विच आई एम जस्ट गोइंग टू शूट इट अप। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नाउ विच आई जस्ट वांट टू लेट इट बी एक्सप्लिकेटेड, बीइंग अ chairman of the Panthers party right now, as we have seen the people of Jammu, as BJP proclaimed earlier that we are going to vindicate the situations and we are going to have different kind of innovations in Jammu. What the existing situation is now, and how you think after BJP whether Panthers could be a replacement to it? Panther is the only replacement. क्या किया बीजेपी ने मुझे बताइए। विकास कहाँ है? विकास आपने तो जो चलते हुए काम उनको बंद कर दिया। विकास तो कहीं नजर नहीं आता। लेकिन जो हमारा मान सम्मान था, हमारा डोगरों का मान और सम्मान, उसको भी आपने गिरवी रख दिया कश्मीरी हुक्मरानों के समक्ष।
अरे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे असेंबली के अंदर लग गए और एक एमएलए नहीं बोल सका, 25 एमएलए थे, एक एमएलए नहीं बोल सका। और कुछ नहीं हुआ उस शख्स को जिसने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का असेंबली के अंदर, आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या बीजेपी के लोगों को जवाब नहीं देना है जम्मू के अवाम को? बी पार्टी हो गई एमएलए हॉस्टल में जहां बीजेपी के एमएलए रहते थे। क्या जम्मू के लोग पूछेंगे नहीं? उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन यहां जो तिरंगा फहराता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 दिन पहले क्या हुआ? क्या गुनाह था उस नौजवान का, अमनदीप का क्या गुनाह था उसका कि तिरंगा उठाया उसने, उसको गिरफ्तार किया। और जो लोग बंदूक उठा रहे हैं वहां आज भी उनको आप कह रहे हैं कि इनको हम नौकरी देंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में इनके लिए हमारे पास बहुत कुछ है और इनको हम मदद करने के लिए तैयार। कब तक ये लोग सहते रहेंगे जम्मू के? जगदीप जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज हम कहें कि हम गुपकारियों के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, अरे हाथ भी जोड़ने के लिए हम तैयार हैं अपने लोगों के लिए, लेकिन इंसाफ तो कीजिए। आपके डिक्लेरेशन में क्या कोई जम्मू के लिए बात है? मुझे बताइए। क्यों जाएंगे वहां हम? क्यों जाएगा हमारी पार्टी का कोई आदमी वहां? Why? We cannot allow ourselves to be used as a colony by these Kashmiri leadership. हर्ष जी, अब इसी से जुड़ा एक सवाल, आपका जो एग्रेशन है वो जम्मू के प्रति दिख रहा है, लेकिन अब एक चीज़ और, जहाँ पे जैसे आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता आसीन है तो कश्मीर के अंदर देश विरोधी ताकतों का इजाफा हुआ। मेरा एक सवाल यहाँ पर आपसे और भी है, अगर हम पिछली वास्तुस्थिति को देखें, पिछले हम 2 दशकों से अगर इसे ले लें, एक ज़माना था जब अलगाववादी केंद्र की नियतों को सरेआम ठुकराते थे, और कहीं ना कहीं पत्रकारिता की नैतिकता भी ये कहती है कि अगर कुछ मसलों में सेंटर का स्टैंड दिखा है, ख़ास तौर से मैं बात करूंगा मौजूदा समय में जिस तरीके से एनआईए के लगातार छापे, धड़ाधड़ छापे, आरोप चाहे लगते रहे हों कि विपक्षी दलों के कुछ नेताओं पर पड़े, पर अगर हम उसे दरकिनार करें, अलगाववाद को जड़ से हटाने की जो एक कवायद चली, जिसमें एनआईए का एक रोल रहा, जो हवाला का पैसा आता था उसको रोकने के लिए सेंटर के कुछ प्रयास हुए, उससे आप कहीं सहमत हैं? देखिए, इस तरीके की किलिंग्स जो आज की तारीख में हो रहे हैं जगदीप जी, कितने सालों बाद शुरू हुई हैं पॉलिटिकल किलिंग्स? पिछले 8-10 सालों में तो पॉलिटिकल किलिंग्स तो नहीं हुई जी। अब तो आपके सरपंच भी मारे गए, आपके चेयरमैन मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो मारे गए, आम नागरिक मारे गए, वकील मारे गए। क्या उसका भी किसी न किसी को तो जवाब देना पड़ेगा जी, किसी न किसी को तो जवाब। और ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट मिलिटेंसी, बीजेपी वाले कहते थे जी। और जब बने तो स्कॉलरशिप, कहते हैं मिलिटेंट के बच्चों की स्कॉलरशिप जो है वो डबल होनी चाहिए। प्रपोजल किसकी सरकार में गया? केंद्र को, कि मिलिटेंट्स के जो स्लेन मिलिटेंट्स हैं उनके बच्चों की स्कॉलरशिप जो है वो डबल कर दी जाए। और अब जो कानून बन रहा है कि नई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी फॉर मिलिटेंट्स, बीजेपी तो इसकी मुखालफत करती रही है कि मिलिटेंट्सों की अपीसमेंट करते हैं ये सरकारें। ये कहते थे जीरो टॉलरेंस होगी और जो लोग जो है मुल्क के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होगा। अब आप कहते हैं जिसने बंदूक उठाई है वो आ जाए, नौकरियां ले हमसे और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी हम मदद करेंगे। जो बंदूक उठाए हुए को आपके पास नौकरी है, लेकिन हमारे नौजवान जो सड़कों के ऊपर आज बैठे हुए हैं, लाखों की तादाद में जम्मू के अलग चौक पे बैठे हुए हैं, लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं, उनके लिए आपके पास कोई रोजगार नहीं है। वो रोज धरने के ऊपर बैठते हैं, डेली वेजेस, जिनको 2-2, 3-3 साल से वेजेस आप नहीं दे पाए, उनके लिए पैसा आपके पास नहीं है। लेकिन मिलिटेंट्स के जो है वार्ड्स हैं उनकी स्कॉलरशिप डबल करने के लिए आपके पास पैसे हैं। गन उठाए हुए लोगों को जो है आप नौकरियां देने के लिए तैयार हैं। एक लिस्ट निकलती है 620 कश्मीर से, 70 जम्मू से। क्या जवाब नहीं देना है इनको? क्या आप उन्हीं लोगों की बात सुनेंगे जो बंदूक उठाने वाला है? हमारे लोग कहां जाएंगे? जब इन्होंने 11,000 पत्थरबाजों को छोड़ा, मुझे आज भी याद है केंद्र के एक मंत्री ने कहा, हां हमने छोड़ा क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। ठीक कहा आपने, बच्चे हैं, लेकिन ये किसके बच्चे हैं? ये किसके बच्चे हैं जो जम्मू में चौकों के ऊपर बैठे हुए हैं? वो किसकी बेटियां हैं
जो 3 साल तक बैठी रही यहां कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, 3 साल तक बैठी रही और एक भी आदमी बीजेपी का उनके पास नहीं गया उनका हाल पूछने के लिए। फिर आखिरकार उन्होंने अपना टेंट जलाया, उसका दाह संस्कार किया कि हमारी बात यहां इस निजाम में कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो है ये कहने की बातें हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये लोग जो है अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। बहुत कम ऐसा मीडिया है जो अनबाइस्ड होके काम कर रहा है, और मीडिया में जो बड़े बड़े ऐलानात होते हैं ज़मीन के ऊपर कहीं देखने को नहीं मिलता है। मुझे बताइए। चलिए हर्ष जी, हम अब इस कार्यक्रम के समापन की ओर है। कहीं ना कहीं आपने भी वो जो एक अलंकार से नवाजा गया, जिस उपमा से मीडिया हाउसेस को नवाजा जा रहा है गोदी मीडिया के नाम से, तो उसको आपने जस्टिफाई किया है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि सूरत हवाल ऐसे बनते चले आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जैसा आपने अभी जिक्र किया, मेरे ये पूछने पर कि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं जम्मू के लोगों के लिए तो क्या, तो आपने कहा पैंथर्स पार्टी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, कल तक पैंथर्स पार्टी पर एक ये आरोप कहीं ना कहीं आयद होता रहा कि ये चाचा भतीजा की पार्टी है, मनकोटिया जी भी कहीं ना कहीं उसी परिवार से थे। एक अगर हम जशपाल कुंडल को छोड़ दें, जिन्होंने जब चुनाव जीता तब भी ये कहा जाता रहा, सियासी जानकार मानते हैं कि उस वक्त उमर अब्दुल्ला के एक बयान जो वहाँ की कम्युनिटी समुदाय विशेष के खिलाफ था, जशपाल कुंडल को वो चुनाव जिता गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले समय में पैंथर्स पार्टी क्या ज़मीनी सतह पर होने वाले चुनावों में पार्टिसिपेट करेगी, और क्या पार्टी के साथ जो इसकी एलेबोरेशन है, जो पार्टी का विस्तारीकरण होगा, उसमें जम्मू के वो लोग जो जम्मू के हितों के लिए लड़ना चाहते हैं उनको नुमाइंदगी का मौका मिलेगा? बिल्कुल है, यहाँ तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम तो कहते हैं सारे लोग आइए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि पैंथर्स पार्टी एक मूवमेंट है, न्याय के लिए लड़ने के लिए, सच्चाई के लिए लड़ने के लिए, जम्मू प्रांत के लिए लड़ने के लिए, नौजवानों के हक के लिए लड़ाई के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। यही एक पार्टी है जो लड़ाई लड़ रही है, और सबको आना चाहिए, सबको इसका सहयोग देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। और जिस तरीके से आज की तारीख में जम्मू के लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन चुकी है पैंथर्स पार्टी, और आने वाले वक्त में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरेगी। और जम्मू को अगर न्याय मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पैंथर्स पार्टी दिला सकती है। इस बात का हमें अपने आप पर भरोसा भी है, और जम्मू के लोगों को भी हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं। हर्ष जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने उन तमाम वर्तमान परिस्थितियों पर जो राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी थी अपनी राय रखी, और जिस तरह से प्रोफेसर भीम सिंह को पार्टी से उसके उस पर्टिकुलर पैटर्न के पद से उनको हटाया गया, उसको आपने जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो दर्शकों, ये थे हर्षदेव सिंह, जिन्होंने बड़े मुख्तसर ढंग से ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से कश्मीरी सियासी जो लोग हैं वो खित्तेवाद की राजनीति को लेकर अब तक सियासत करते रहे हैं, और कैसे जम्मू के लोगों के हितों को किसी ने नहीं साधा। इन्होंने अपने शब्दों में बड़े बिना किसी लाग लपेट के ये भी साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू के हितों का शुरू से दम भरती रही है, वो कहीं ना कहीं अपने उस भूमिका में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ, उन तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर जो जुड़े हैं आम आदमी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शब खैर।